पूर्व विधायक बलजीत यादव के ठिकानों पर शुक्रवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने छापेमारी की। पूर्व विधायक यादव की फर्म पर सरकारी स्कूलों में घटिया सामान की आपूर्ति का आरोप लगा है। मेरे पिताजी ने ना ये शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट किया। पीएसएस को फोन लगाओ। पीएसएस? ये आपके फिजिकल शेयर्स को डिजिटल करते हैं। पीएसएस फिजिकल शेयर सॉल्यूशन। जैसा नाम वैसा काम। ईडी सूत्रों के मुताबिक यादव के जयपुर में 8 ठिकानों के साथ में दौसा व अलवर स्थित एक ठिकाने पर टीम पहुंची और रेड की कार्रवाई पीएमएलए कानून के तहत हो रही है। विधायक व उनसे जुड़े कुछ लोगों पर आरोप है कि इनकी कुछ कंपनियां सरकारी स्कूलों के अंदर विधायक कोष के सामान की आपूर्ति में लगभग 4 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। विधायक कोष को दुरुपयोग कर नियमानुसार जो अनुमति लेनी थी वह परमिशन नहीं ली गई। इसके साथ ही टेंडर देने वाली फर्मों ने फेक डॉक्यूमेंट का उपयोग किया। साल 2022-23 में बहरूड क्षेत्र में बलजीत यादव व उसके सहयोगियों की कंपनियों ने विधायक कोष में क्रिकेट बैडमिंटन किट की खरीद की थी। आरोप है कि विधायक फंड में हेरफेर का लगभग 2.5 गुना अधिक में खरीद कर सरकार को नुकसान पहुंचाया गया। इसमें कुल 32 स्कूलों को सामान दिया गया था और प्रत्येक स्कूल के लिए 9 लाख का खेल सामान खरीदा गया था और दावा किया गया कि क्रिकेट के बैट खरीदे गए, उनकी कीमत भी लगभग 15,600 तक बताई गई थी। ज्यादातर स्कूलों को 50-50 बैट दिए गए और इस घोटाले से पहले एसीबी की ओर से मामला दर्ज किया गया था। इसमें बलजीत यादव और 8 अधिकारी कर्मचारियों की मिलीभगत का आरोप था। आरोप है कि विधायक कोष का दुरुपयोग कर सरकार को राजस्व की हानि पहुंचाई गई। बलजीत यादव 2018 से 2023 में बहरूड से निर्दलीय विधायक रहे हैं और विधायक रहते हुए बलजीत यादव ने अशोक गहलोत सरकार को समर्थन दिया था। राज्यसभा चुनाव में भी यादव ने कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग की थी। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है पीएमएलए एक्ट। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी मुख्यतः 3 अधिनियमों यानी पीएमएलए प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी मुख्यतः 3 अधिनियमों पीएमएलए, फेमा एवं एफईओए के तहत किसी संदिग्ध व्यक्ति संस्था के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, जिनके धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए में वित्त मंत्रालय द्वारा प्रावधान किया गया है। अब इस कानून के दायरे में चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि सीए, कंपनी सेक्रेटरी यानी कि सीएस और कास्ट अकाउंटेंट से जुड़े लेन देन को भी रखा गया है। केंद्र सरकार का मानना है कि काले धन पर रोक लगाने के लिए यह कदम काफी सहायक होगा। क्या है पीएमएलए? पीएमएलए अर्थात यानी कि धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 एक ऐसा कानून है जो अवैध रूप से कमाए गए काले धन यानी कि ब्लैक मनी को सफेद धन में परिवर्तित करने अर्थात मनी लॉन्ड्रिंग से रोकता है और आवश्यकता पड़ने पर उसे जब्त करने का भी अधिकार देता है। मनी लॉन्ड्रिंग वह एक अपराध है जो किसी संदिग्ध व्यक्ति अर्थात संस्था द्वारा यानी कि संस्था द्वारा आपराधिक आय को वैध बनाने में किया जाता है। यह अधिनियम 17 जनवरी 2003 को संसद में पारित किया गया था और राष्ट्रपति की अनुमति के बाद यह 1 जुलाई 2005 से लागू हुआ। समय के साथ साथ इसमें कई संशोधन किए गए और इस अधिनियम के लागू होने के उपरांत साल 2009 और फिर 2012 में अहम संशोधन किए गए। पीएमएलए की धारा 3 के अनुसार जो भी व्यक्ति संस्था प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से काले धन से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया या फिर गतिविधि में शामिल है और इसे वैध संपत्ति बनाने या फिर उसका दावा करना और वित्तीय संपत्तियों को छिपाना आदि मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध की श्रेणी में आता है। पीएमएलए के उद्देश्य यानी कि इस नियम के तहत 3 उद्देश्य हैं। पहला, यह कानून मनी लॉन्ड्रिंग को रोकता है एवं नियंत्रित करता है। दूसरा, किसी व्यक्ति द्वारा अथवा संस्था द्वारा लूटे गए धन से प्राप्त संपत्ति को जब्त करने का अधिकार देता है और तीसरा और अंतिम है, भारत में काले धन से संबंधित किसी अन्य मुद्दे के निदान का अधिकार भी यही कानून देता है। पीएमएलए के तहत कार्रवाई के प्रावधान इस नियम में साल 2012 में संशोधन 15 फरवरी 2013 से लागू हुआ, जिसके बाद में मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा में विस्तार किया गया, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग में आपराधिक गतिविधियों को छिपाने, अधिग्रहण, कब्जा करने
और अपराध की आय का उपयोग करने जैसी गतिविधियों को भी शामिल किया गया है। वहीं 2015 में अपराध की आय की परिभाषा को भी संशोधित किया गया। इसमें अनुसार अपराध की आय को विदेश में ले जाने की स्थिति में अपराध की घरेलू संपत्तियों को कुर्क जब्त किया जा सकता है। इस अधिनियमों की धारा 447 धोखाधड़ी के लिए सजा से संबंधित है। पीएमएलए की धारा 8 जब्त की गई संपत्ति को सही दावेदारों की जांच पूरी होने के बाद ही देने की अनुमति देता है। ईडी को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 सीआरपीसी की धारा 157 के तहत रिपोर्ट के अभाव में भी तलाशी करने का अधिकार देता है। पीएमएलए धन शोधन के मामलों की जांच करने के लिए ईडी को और अधिक शक्ति प्रदान करता है तथा ईडी को अस्थायी रूप से कुर्की की पुष्टि और धन शोधन में शामिल संपत्ति को जब्त करने इसकी भी शक्ति प्रदान करता है। पीएमएलए के तहत सजा पीएमएलए की धारा 4 में धन शोधन अपराधी के लिए सजा का प्रावधान है, जिसमें दोषी व्यक्ति को 3 साल का कठोर कारावास, जिसमें 7 साल व कुछ परिस्थितियों में 10 साल तक बढ़ाया भी जा सकता है और इसके साथ में जुर्माना भी लगाया जा सकता है। पीएमएलए की धारा 5 में धन शोधन में शामिल संपत्ति की कुर्की का प्रावधान है। इस धारा के अनुसार ईडी अधिकारी को 180 दिन के लिए अपराधी की संपत्ति को कुर्क करने का अधिकार है। यह कुर्की आयकर अधिनियम 1961 की दूसरी अनुसूची में निर्धारित तरीके से की जाती है। कुर्की के बाद 30 दिनों के भीतर न्यायिक अधिकारी यानी कि न्यायिक प्राधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज करवाई जाती है, जबकि पीएमएलए की धारा 8 के तहत अपराधी की जब्त की गई संपत्ति के सभी अधिकार सरकार की होंगे। पीएमएलए के तहत कुल मामले व जब्त राशि ईडी की वेबसाइट के अनुसार 31 जनवरी 2023 तक पीएमएलए के तहत 5,906 मामले दर्ज किए गए थे, जिसमें से 176 मामले मौजूदा व पूर्व सांसदों, विधायकों व एमएलसी के खिलाफ दर्ज हुए थे। पीएमएलए के तहत हाल ही में कुछ मामले जो सामने आए हैं, जिसमें अप्रैल 2023 में ईडी ने पीएमएलए के तहत रोज वैली ग्रुप ऑफ कंपनीज मामले में कुल 1,171 करोड़ की संपत्ति लगभग कुर्क की, तो वहीं अरुण मुखर्जी पर लगभग 2,50,000 का जुर्माना व 7 साल की जेल की सजा भी सुनाई गई थी। वहीं अप्रैल 2023 में ही पीएमएलए के तहत पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम की लगभग 11 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क की गई। अप्रैल 2023 में ही पीएमएलए के तहत पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम की लगभग 11 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क की गई। वहीं दिसंबर 2022 में ईडी ने पीएमएलए के तहत एग्री फ्यूरेन इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ओर से 205 करोड़ की अधिक की संपत्ति कुर्क की गई। वहीं तमिलनाडु के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री ए राजा के खिलाफ ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 55 करोड़ की संपत्ति दिसंबर 2022 में कुर्क की। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूर्व विधायक बलजीत यादव के ठिकानों पे इस वक्त ईडी की जो छापेमारी है वो चल रही है। तो छापेमारी की कार्रवाई के दौरान क्या क्या चीजें हैं वो हम आपको बताएंगे। ईडी ने बहरोड से पूर्व विधायक बलजीत यादव के ठिकानों पर छापेमारी की है, ये सभी आप जानते ही हैं। आपको बता दें, जयपुर में 8 जगहों पर और दौसा और अलवर में एक जगहों पर तलाशी अभियान जो है ईडी का इस वक्त जारी है। अजमेर रोड स्थित ज्ञान विहार इलाके में यादव के आवास पर जो है ईडी की टीम इस वक्त मौजूद है और वहां पर जो है जांच पड़ताल में लगी हुई है। घटिया सामग्री आपूर्ति का आरोप जो है, कई तरह के तमाम आरोप जो है बलजीत यादव पर लगे हुए हैं। बलजीत यादव की फर्म पर, जो फर्म है बलजीत यादव की, उस पर सरकारी परियोजनाओं में घटिया सामान की आपूर्ति करने के जो तमाम आरोप है, कई तरह के आरोप इस तरीके के उन पर लगे हुए हैं। इस मामले में एक शिकायत दर्ज हुई और इस शिकायत के आधार पर ईडी जो है इस कार्रवाई को अंजाम दे रही है। जांच एजेंसी ये पता लगाने में इस वक्त जुटी हुई है कि इसमें कौन कौन जो है वो शामिल है और कितनी वित्तीय अनियमितताएं हैं वो इस दौरान हुई है। पीएमएलए कानून के तहत जो है ये जांच इस वक्त की जा रही है और ईडी की कार्रवाई जो है मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून पीएमएलए के तहत ये हो रही है। जैसा मैंने आपको बताया, अवैध रूप से अर्जित संपत्ति और काले धन के लेन देन की गहनता से इस वक्त जो है ईडी वहां पर जांच पड़ताल कर रही है और जांच पूरी होने के बाद आपको बता दें, बलजीत यादव से पूछताछ जो है वो भी संभव है। साथ ही ऐसा पहली बार नहीं है कि भ्रष्टाचार के आरोप बलजीत यादव पर पहली बार लगे हों, तो ये पहली बार नहीं है। बलजीत यादव पर भ्रष्टाचार के जो आरोप है वो पहले भी लग चुके हैं। खेल सामग्री की खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप
उन पर पहले भी सामने आ चुके थे। कांग्रेस के एक नेता थे दोस्तों, अगर आपको याद हो तो, संजय यादव, उनकी शिकायत पर पहले एसीबी ने उन पर कार्रवाई की थी, बलजीत यादव पर। हालांकि इन तमाम आरोपों से उनकी राजनीतिक जो छवि है उस पर भी कई तरह के जो है आपको बता दें, कई तरह के असर जो है राजनीतिक छवि पे बलजीत यादव की, उस पर भी असर पड़ा है। बलजीत यादव की छवि जो है वो एक प्रभावशाली नेता की रही है। अगर छवि की बात की जाए, समय समय पर लगे आरोपों ने उनकी राजनीतिक छवि को भी प्रभावित करा है। ईडी की ताजा कार्रवाई से उनके खिलाफ नए सिरे से एक बार फिर से ये जो जांच है ये शुरू हुई है। और अब आगे की कानूनी प्रक्रिया की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ईडी सभी सबूतों की जांच कर रही है इस वक्त। वित्तीय अनियमितता पाए जाने पर आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो संभव है, वो की जाएगी। ईडी की रिपोर्ट जो आने वाली है उसी के आधार पर भविष्य में क्या कुछ कार्रवाई होने वाली है ये अब तय होगी। उसके बाद अब राजनीतिक हलचल जो है बलजीत यादव पर, ये जो ईडी की जो छापेमारी है इसको लेकर राजनीतिक हलकों में भी इसकी चर्चा जो है वो हो रही है। छापेमारी को लेकर राजनीतिक हलकों में हलचल मची हुई है इस वक्त। बलजीत यादव और उनके परिवार की ओर से अब तक कोई भी आधिकारिक बयान जो है इस मामले को लेकर अभी तक नहीं सामने आया है। हालांकि दोस्तों आने वाले दिनों में इस मामले में और भी कई बड़े जो खुलासे हैं वो भी संभव है, माना जा रहा है। कई और तरीके के जो खुलासे हैं इस पूरे मामले के अंदर और हो सकते हैं। तो आगे क्या कुछ स्थिति बनेगी, लगातार आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा, हाजिर रहूंगा आप लोगों के साथ। अभी तक की क्या कुछ स्थिति है बलजीत यादव मामले में, ईडी की क्या कुछ कार्रवाई है, वो सब मैंने आपके साथ साझा करी। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।